हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राना अकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 9 फिजिक्स का जो चैप्टर है दैट इज मोशन, उसके रिलेटेड की जो थ्योरी है वो हमने डिस्कस कर ली है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो सोल्व हो, चाहे वो बैक एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी के बुक के अंदर हो, उनको हम डिस्कस करेंगे। बस एक दो या तीन लेक्चर के अंदर अंदर ये सारा कुछ हमारा खत्म हो जाएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, हमें शुरुआत करनी है एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 100 में जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने से। ये आपके एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आप चैप्टर निकालोगे ना मोशन, उसके पीछे जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस दिए होते हैं ये वो हैं आपके। तो आप बेसिकली क्या करोगे, अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 100 निकालो, वहां पर आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये हमारा कहता है, एन ऑब्जेक्ट is moved through a distance, can it have zero displacement। देखिए ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसने कहा है कि अगर yes है तो सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। देखिए एक्चुअली में क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि एक पर्सन ए से शुरू हुआ, ठीक है, और वो घूम फिर कर दोबारा अपने उसी पॉइंट पर आ जाता है जहां से इसने शुरुआत करी थी, तो क्योंकि मेरी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस हो जाएगा एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लो कि एक सर्कुलर ट्रैक है। अब इस सर्कुलर ट्रैक में सेंटर से इसका जो रेडियस है वो हमारा आर है। ठीक है, आर क्या है, इसका रेडियस है। अब मान के ये चलते हैं कि ए पॉइंट पे शुरू हुआ और घूमकर दोबारा वो ए पॉइंट पे पहुंच गया। ऐसे कंडीशन में अगर कोई मुझसे बेसिकली डिस्टेंस पूछेगा तो वो हमारा 2 पाई आर होगा, जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है। लेकिन अगर कोई मुझसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेगा तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से शुरू हुआ दोबारा उसी पॉइंट पे आ गया, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एग्जैक्टली सेम है, इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारा जीरो आ जाता है। बाकी मैंने प्रॉपर इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट एक बार उसको रीड करें, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ये हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहता है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर in 40 seconds. So what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक स्क्वायर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर हो गया। अब बोला गया है कि इस स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो हमारी 10 मीटर की है। तो ये मेरा 10 मीटर यहाँ पर हो गया। सिमिलरली ये भी मेरा 10 मीटर हो गया एंड ये भी हमारा 10 मीटर हो गया है। ठीक है, ये मेरा 10 मीटर है। अब वो ये कह रहा है कि अगर मेरा फार्मर इस बाउंड्री पे चलता है, सपोज पहले यहाँ गया, फिर ये चला, फिर ये चला, फिर ये वहां वापस जब पहुंचता है तो कुल मिला के उसको 40 सेकंड मतलब 40 सेकंड उसको लगते हैं। तो वो ये कहता है कि मेरे फार्मर की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें निकालना चाहिए इसका टोटल टाइम। तो जब मैं टोटल टाइम की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा है 2 मिनट्स, ठीक है, एंड 20 सेकेंड्स। तो सेकंड में आंसर हो जाएगा 2 इंटू 60 कर देंगे प्लस 20 कर देंगे, तो ये आ गया 140 सेकेंड्स। तो टोटल क्या हो गया मेरे पास, 140 सेकेंड हो गया। सो इन 40 सेकेंड्स नंबर ऑफ राउंड्स मेड कितना है, 1। तो 40 सेकंड में एक राउंड वो लेता है।
तो इन 140 सेकेंड्स कितने राउंड वो ले लेगा, पहले हम इसको स्टडी करेंगे। तो नंबर ऑफ राउंड्स मेड विल बी इक्वल टू बेटा 1/40 इंटू 140। जब आप सॉल्व करते हो आपका आंसर 3.5 आपको मिलता है। अब ये 3.5 को इंटरप्रेट कैसे करना है, तो इसका मतलब हुआ कि मान लो अगर ए पॉइंट से शुरू हुआ तो एक राउंड हुआ, जब वो वापस ए पे पहुंचा तो 1 राउंड हो जाएगा, फिर 2 राउंड हो गया, फिर 3 राउंड हो गया, और 3.5 का मतलब है कि वो आधा ही अपना जो डिस्टेंस है वो कवर कर पाया है, मतलब ए से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया। सो 0.5 का मतलब होता है कि पूरे राउंड का आधा पाथ वो कवर कर पाया है। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि ए से मतलब अगर मैं बात करूं तो 2 मिनट 20 सेकेंड पे वो जो फार्मर होगा वो हमारा सी पॉइंट पे हमें मिलेगा। अब ऐसे कंडीशन में इसने मुझे बोला है कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है। तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, आपने इसकी वैल्यू को पता करना है, इसकी लेंथ को पता करना है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करते हो और इसको देखते हो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बन जाएगा आपका। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो इसका नाम ये मैं बी ले लेता हूँ। सो बेसिकली अगर मुझे ए सी निकालना है तो पाइथागोरस की हेल्प से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट होता है ना। सो मतलब ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। सो ऐसे कंडीशन में ये आ जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 2 इंटू 100 अंडर द रूट। यहां से मैं इसको √2 इंटू √100 लिख देता हूं, और √100 होता है बेटा 10 √2 मीटर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल चुका है। सो इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। नंबर 1, इट कैनॉट बी 0। नहीं, ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है। कहता है इट्स मैग्नीट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। देखिए, पहली बात ये कि इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है, ट्रू नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के केस में ये 0 हो सकता है अगर एक बॉडी जिस पॉइंट से शुरू हुई है दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, जो डिस्टेंस होता है उसका मैग्नीट्यूड या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, बट कभी भी मेरा जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। तो ये दोनों ही हमारे इनकरेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फिर कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, सो द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन के आंसर्स देने थे। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की या सोल्व्ड एग्जांपल्स जो हैं हमारे पेज 101 102 के ऊपर, उनके न्यूमेरिकल्स बेटा या क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले यहाँ पे जो सोल्व्ड एग्जांपल है 8.1 उससे शुरुआत कर रहे हैं। कहता है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल इसका सोल्यूशन होगा। देखिए, वो ये कह रहा है कि मान लो ये ए पॉइंट है आपका और यहां से यहां तक आपका 16 मीटर डिस्टेंस है और ये 4 सेकंड में कवर कर रहा है। बाकी के जो 16 मीटर है वो आपका 2 सेकंड में कवर कर रहा है। तो कहता है इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो। पहली बात तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो ओवर टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 16 + 16 आपका टोटल डिस्टेंस हो गया।
और अगर मैं टोटल टाइम की बात करूं तो 4 + 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो 32 डिवाइड बाय 6 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब 32 को हम अपना 32 को अब हमने 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 से क्या आएगा, तो ये आपका 16 आ जाएगा, ये जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा। तो 16 डिवाइड बाय 3 बेसिकली हमें करना है। ठीक है, सो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो 16 हम अंदर रखेंगे, यहाँ पे हमारा 3 आ गया। सो 5 3 15 होता है आपके पास, 1 0, फिर डॉट लगेगा, फिर 3 3 9 होता है, और ये अब इस तरह से चलता रहेगा। तो 5.33, तो इसका आंसर है 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो बस इस तरीके से आपने अपना ये वाला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना था। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब हम बात करेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 8.2 की। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। पहली बात तो ओडोमीटर का काम क्या होता है। ओडोमीटर आपके कार का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करके हमें देता है। तो ओडोमीटर में मान लो इनिशियल कोई रीडिंग दी हो एंड आफ्टर सम टाइम कोई रीडिंग हमें मिल जाती है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मैं ये पता कर सकता हूं कि मेरी कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा सा ही होगा। तो कहते हैं कि ओडोमीटर ऑफ अ कार नीड्स 200 किलोमीटर, रीड्स 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप and 2400 kilometer at the end of the trip. So if the trip took 8 hours, so calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन बनेगा। सबसे पहले तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार वो हमारे पास आ जाएगी 2400 फाइनल रीडिंग थी, इनिशियल रीडिंग आपकी 2000 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 400 किलोमीटर आपका एक्चुअल डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल किया है। ओके, सो एवरेज स्पीड अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन, ओवर टोटल टाइम। अब देखिए 400 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है और टाइम उसको 8 आवर्स लगते हैं। तो जब इसको काटेंगे तो 50 आ जाएगा आपके पास। एवरेज स्पीड आ गई आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसने कहा है कि मीटर पर सेकंड में भी आंसर आपने निकालना है। सो 1 किलोमीटर पर आवर आपका 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सो इसका मतलब हुआ कि 50 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। बस आपने इसको सॉल्व करना है और 13.9 मीटर पर सेकेंड आपको सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला जो आपका न्यूमेरिकल था इसको सॉल्व करना था। अब एग्जांपल नंबर 8.3 की हम बात करते हैं। कहते हैं उषा स्विम्स इन ए 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and the average velocity of Usha. पहले तो आप अपने थोड़ा क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन के अंदर एक्चुअलिटी में आपको ये स्विमिंग पूल दिया हुआ है, ये आपका स्विमिंग पूल है। तो जो पर्सन है उषा, वो पहले ए से मतलब इस पॉइंट से इस एंड में पहुंची, उसके बाद वो वापस अपने उसी पॉइंट पे आ जाती है जहां से इसने शुरुआत करी थी। ठीक है, टोटल जो लेंथ है वो मेरा 90 मीटर का लेंथ है। सो अगर मुझे इस केस में एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो वो टोटल डिस्टेंस ओवर
टोटल टाइम करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस है 90 जाना 90 वापस आना, टोटल हो गया 90 + 90 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है, कहते हैं कि जाकर वापस आने में 1 मिनट लगता है उसको, है ना, इन 1 मिनट। तो 1 मिनट का मतलब हुआ कि चलो मैं 1 मिनट लिख देता हूँ पहले यहाँ पे। सो कुल मिला के 180 मीटर, टाइम हो जाएगा यहाँ पे 60 सेकेंड्स का। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं ना, तो जब ये से कटेगा तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई इसकी आपकी एवरेज स्पीड। लेकिन जब वो एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो आपको पता है कि वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन होता है, टाइम टेकन होता है। जब एक पर्सन घूम फिर कर दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाए जहां से शुरुआत करी है, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाता है। टाइम टेकन जो है वो आपका यहाँ पर 60 सेकेंड्स ही रहेगा, बट आंसर आपका 0 मीटर पर सेकेंड ही है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 है। तो बस जी इस तरीके से आपने ये वाला जो आपका न्यूमेरिकल था ये सॉल्व करना था, ठीक है। अब स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर ही 102 पेज पर अगर आप जाएंगे तो आपको कई सारे वहां पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब उनके आंसर्स हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। मैं आपको 2-3 डिफरेंस तो अभी बता सकता हूँ। तो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड सबसे पहले तो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड पॉजिटिव हो सकता है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो सकता है। स्पीड हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। ऐसे कई सारे हैं, तो मैंने आपको बता दिए। बाकी मैंने यहाँ पे प्रॉपरली लिख कर दिया हुआ है, एक बार इसको बस अच्छे से एक बार रीड कर लेना, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन या कंडीशंस is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं कि एवरेज जो स्पीड है मेरी वो है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी जो है वो होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो देखिए डिनोमिनेटर में टोटल टाइम सेम है। अगर न्यूमरेटर आपका सेम हो जाए दोनों का, मतलब अगर किसी तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, तब हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब एक पर्सन एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ में मूव करे। अगर स्ट्रेट पाथ पे पर्सन मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा। उस कंडीशन में हमारी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी। तो प्रॉपर मैंने यहां लिख दिया हुआ है, मैंने लिखा है कि ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तीसरा, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ए ऑटोमोबाइल मेजर। देखिए यार मैं आपको ऑलरेडी इन सब के आंसर अब दे ही चुका हूं कि ओडोमीटर का काम क्या होता है, आपकी गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। उसमें जो रीडिंग दी होती है ना, रीडिंग, हम उस रीडिंग से आराम से, देखो पहले इनिशियल रीडिंग होती है, और मैंने अभी न्यूमेरिकल भी बताया आपको, एक इनिशियल रीडिंग होती है, एक फाइनल रीडिंग होती है। आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो आपको ये पता लगता है कि अपनी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो यहाँ लिखा हुआ है यार कि मेजर्स द डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट नहीं कैलकुलेट करता, डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, ये बात ध्यान रखना। Okay, so what does the path of an object looks like when it is in uniform motion? देखिए सबसे पहले तो यूनिफॉर्म मोशन को समझो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। अब इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा, बस वो जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो चाहे आपका पाथ सर्कुलर हो चाहे स्ट्रेट हो, अगर एक कोई ऑब्जेक्ट
कांस्टेंट स्पीड से लगातार मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा गया है। तो यूनिफॉर्म मोशन वर्ड लगाया ही उसके साथ जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से हमारा मूव करता हो। क्लियर? सो मैंने इसका आंसर प्रॉपर यहां दिया हुआ है, जस्ट एक बार उसको रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। आज का ये आखिरी न्यूमेरिकल है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्यारी सी मान लेते कोई स्पेसशिप है। ठीक है, उस स्पेसशिप से हमारे पास एक सिग्नल आ रहा है। ठीक है, एक सिग्नल पहुंच रहा है और हमारे तक वो सिग्नल पहुंचने में उसको 5 मिनट का टाइम लगता है। 5 मिनट का टाइम लगता है। जिस स्पीड से वो सिग्नल हमारे पास आ रहा है वो दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब बस वो आपसे यही कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक ग्राउंड स्टेशन है जो आपका सिग्नल कैच कर रहा है। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात कर रहा है। तो डिस्टेंस में देखो हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड चाहिए थी, वो हमें मिली हुई है। टाइम चाहिए, वो हमें मिला हुआ है। बस हमने इसका इस्तेमाल करके स्पीड नहीं क्या डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। तो सोल्यूशन देखिए, बहुत ही आसान सोल्यूशन है इसका। सबसे पहली बात, जो हमारा स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। स्पीड हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमें दिया है और क्योंकि ये सेकंड में है तो टाइम हमारा सेकंड में ही होगा। टाइम यहाँ पे 5 मिनट का दिया हुआ है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम × 60 करेंगे। तो ये मेरा टाइम हो गया और यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो 6 5 30 तो 300 है ये। तो मतलब 3 × 10⁸ पहले से ही है, साथ में 300 मतलब 3 × 10⁻² अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मुझे मेरा डिस्टेंस मिलेगा। तो 3 3 9 हो गया। बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो ये 10 आ जाएगा आपके पास और मीटर में आपके पास यहाँ यूनिट आएगा और ये है मेरा वो डिस्टेंस। ठीक है, आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के ऊपर हमने क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल किए। ये न्यूमेरिकल और ये क्वेश्चन करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपको आना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है आप उसको अप्लाई कैसे कर सकते हो। बस ये इसी कोशिश के लिए मैंने आपके सामने ये सारे क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल डिस्कस करिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।